नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसके क्या मायने हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पूरी दुनिया में पावर का बैलेंस बदल रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर किसी के जहन में है, क्या ब्रिक्स देश वाकई अमेरिकी डॉलर के दबदबे को खत्म करने के लिए एक हो रहे हैं? यही सवाल आज हमारी पड़ताल के केंद्र में है। तो पहला खंड, एक दुनिया एक चौराहा। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्था किस मोड़ पर खड़ी है। साल 2025 का आर्थिक माहौल काफी तनाव भरा है और यही तनाव ब्रिक्स के एजेंडे को हवा दे रहा है। सबसे पहली बात, दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ रही है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2020 वाले दशक में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ औसतन सिर्फ 2.5% रहेगी। ये 1960 के दशक के बाद की सबसे धीमी रफ्तार है। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल कैसा है, और यही धीमी ग्रोथ इन रणनीतिक बदलावों की एक बड़ी वजह है। तो सवाल ये है कि ब्रिक्स ये सब कर क्यों रहा है? खैर, उनके अपने ही शब्दों में कहें तो ये एक सीधी प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है, एक ऐसी दुनिया के खिलाफ जहां कुछ देशों का दबदबा है, जहां एक तरफा फैसले लिए जाते हैं और संरक्षणवाद की नीतियां अपनाई जाती हैं। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। असल में अमेरिका के कुछ खास एक्शंस हैं जो इन देशों को एक अलग रास्ता बनाने पर मजबूर कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेड वॉर्स और टैरिफ वॉर्स, रूस और चीन पर लगे प्रतिबंध, और तो और जो देश डॉलर से हटने की कोशिश करे उस पर भारी टैरिफ लगाने की धमकियां। यही वो वजह हैं जो ब्रिक्स को मजबूर कर रही हैं। तो अब ये नया ब्रिक्स गठबंधन दिखता कैसा है? कुछ नए देशों के जुड़ने के बाद ये वर्ल्ड स्टेज पर एक बहुत बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। चलिए जरा इसके साइज को समझते हैं। ठीक है, तो जरा इन आंकड़ों पर तेजी से नजर डालते हैं। सबसे पहले, इस बड़े हुए ग्रुप में दुनिया की लगभग आधी आबादी रहती है, 48.5%। ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक बेस है। आर्थिक तौर पर देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ये ग्रुप ग्लोबल जीडीपी का 39% हिस्सा है। ये इसे एक ग्लोबल इकोनॉमिक हैवीवेट बनाता है। और बात सिर्फ लोगों और पैसों की नहीं है। ये ग्रुप दुनिया के 72% रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करता है, जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, एनर्जी और मिनरल सेक्टर में भी इनका दबदबा साफ है। दुनिया के तेल प्रोडक्शन का लगभग 44%, नेचुरल गैस का 36% और मिनरल कोल का 78% से भी ज्यादा हिस्सा इन्हीं देशों से आता है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक नई करेंसी बनाने का ये जो बड़ा सा सपना है और जो असल में ये देश कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा फर्क है। चलिए इस सपने और हकीकत के बीच के फर्क को थोड़ा और समझते हैं, और यहीं पर हम इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, एक तरफ है वो बड़ा सपना, डॉलर को चुनौती देने के लिए एक कॉमन, शायद सोने पर आधारित करेंसी बनाना। ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। असल में फोकस एक पैरेलल सिस्टम बनाने पर है, मतलब अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करना और एक नया पेमेंट नेटवर्क बनाना। ये एक तरह से जियोपॉलिटिकल वेपन शील्ड जैसा है। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच काम भी कर रही है। 2025 के बीच तक ब्रिक्स देशों के बीच होने वाला लगभग 90% ट्रेड उनकी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा था। ये डॉलर से हटने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो इस पैरेलल सिस्टम को ताकत कौन दे रहा है? वो है ब्रिक्स पे। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ब्लॉकचेन पर बना डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद है देशों के बीच पैसों के लेन देन को आसान बनाना, और साफ तौर पर यह स्विफ्ट नेटवर्क का एक सीधा विकल्प बनने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आज दुनिया का मेन बैंकिंग मैसेजिंग नेटवर्क है। और इसका डिजाइन ही इसकी सबसे खास बात है। इसे ऐसा बनाया गया है कि इस पे कोई बाहरी देश, कोई ताकत अपना कंट्रोल न जमा सके, इसमें दखलंदाजी न कर सके। ये साफ साफ स्विफ्ट जैसे नेटवर्क को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का एक सीधा जवाब है। लेकिन रुकिए, ब्रिक्स की इन बड़ी बड़ी योजनाओं के रास्ते में कुछ अंदरूनी रुकावटें भी हैं। सच तो यह है कि ये गठबंधन अंदर से कई मतभेदों और मुश्किलों से भरा हुआ है। एक कॉमन करेंसी की चुनौती तब साफ हो जाती है जब हम इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच के गहरे फर्क को देखते हैं। एक तरफ हैं ब्राजील और रूस जैसे देश, जो मुख्य रूप से कमोडिटी एक्सपोर्टर हैं और महंगाई से जूझते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं चीन और भारत, जो कमोडिटी इंपोर्टर हैं और जिनकी आर्थिक प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। मतलब इन अर्थव्यवस्थाओं में इतनी ज्यादा भिन्नता है कि एक साथ लाना बहुत मुश्किल है। और इस ग्रुप के अंदर जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो चीन से जुड़ा है। देखिए, चीन की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि इसकी जीडीपी बाकी सभी ब्रिक्स देशों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा है। लेकिन यही चीन की सबसे बड़ी ताकत इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। चीन अपनी करेंसी युआन पर बहुत सख्त कंट्रोल रखता है ताकि उसके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बने रहें। लेकिन ये जो कैपिटल कंट्रोल है, ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी की जरूरत के ठीक उल्टा है, जिसमें पैसों का फ्री फ्लो जरूरी होता है। तो आयरनी ये है कि इस ग्रुप का सबसे बड़ा आर्थिक इंजन ही एक कॉमन करेंसी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। तो चलिए आप जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। ब्रिक्स की स्ट्रैटेजी का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और ये किस तरह के बदलाव का इशारा है।
देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है जहां पुरानी व्यवस्था एकदम से ढह जाएगी, बल्कि ये एक धीमी पर न रोकी जा सकने वाली ऐतिहासिक लहर है। ये दुनिया को एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड की तरफ ले जा रही है, एक ऐसी दुनिया जहां ताकत का कोई एक सेंटर नहीं होगा। और इस बदलाव का असर असल दुनिया पर पड़ेगा। तेल और गैस सेक्टर में डॉलर के बिना होने वाले सौदे बढ़ जाएंगे। बैंकिंग में स्विफ्ट के साथ साथ नए पेमेंट सिस्टम खड़े होंगे। इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दोनों ही ज्यादा बटे हुए और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो मतलब ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसका असर हम सब पर होने वाला है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये फाइनेंशियल सिस्टम बट रहे हैं, क्या दुनिया बाहरी झटकों को झेलने के लिए ज्यादा मजबूत हो रही है, या फिर ये बस देशों को और ज्यादा बांट रही है और नए टकराव की जमीन तैयार कर रही है? तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। अगर आपको हमारी दुनिया को समझने वाली ऐसी ही गहरी पड़ताल पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।